नमस्कार साथियों, मैं ए के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। मेरा सेगमेंट है आज का फिर से वही QIP 1101 इंग्लिश। इसका कंटेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की डिस्कशन रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं गुरुकुल के साथ में। तो एक तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आउटसाइडर या आप लोग जो भी हैं, एक तो जो क्वेश्चन में जैसे भी डाउट आए तो उसको थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दिया करो कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ कहाँ पे है, तो जहाँ वो पढ़ा उसको रिवाइज किया करें। और कोशिश करें एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो देखो आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। हाँ, अगर लापरवाही कर रहे हैं तो देखो उसका भी तुम्हें फल भोगना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मेहनत का जैसे परिणाम अच्छा होता है, ऐसे लापरवाही का परिणाम बुरा भी होता है। तो लापरवाही ना करें, चीज़ों को समझें। और मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ डिस्कशन से ज़्यादा जरूरी है कि आप टाइम मैनेज कैसे करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टाइम कैसे मैनेज करना है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेचुरल सी बात में इसमें सिनोनिम बताना है जो ब्रैकेट में वर्ड है। ब्रैकेट में वर्ड कौन सा है? हॉस्टाइल। तो मैं उस स्टूडेंट को बहुत लापरवाह मानूंगा जो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हॉस्टाइल का सिनोनिम देखेगा। हॉस्टाइल वर्ड का सिनोनिम पूछे। अब हॉस्टाइल का मीनिंग अगर आपको मालूम है तो सिनोनिम यहीं से निकल जाएगा। एग्जामिनर ने फिर क्वेश्चन क्यों देना है ये वाला? वो चाहता है कि तुम इस क्वेश्चन में उलझो। जिस चीज का मतलब आपसे पूछा नहीं गया है उसके मतलब निकालते रहो बैठे हुए। हॉस्टाइल का मतलब समझिए। हॉस्टाइल का मतलब होता है एक टाइप की शत्रुता को बोलते हैं। हॉस्टाइल मीन्स शत्रु होता है, दुश्मन होता है। वो आदमी जो आपके लिए फ्रेंडली नहीं होता, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेगा, आपसे उसे हॉस्टाइल बोलते हैं। वहीं से एक वर्ड बना है हॉस्टिलिटी। तो अगर इसका मीनिंग भी निकाल लोगे तब भी क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे जी मीनिंग जबरदस्ती निकालो। भाई अपने कंपटीशन पे ध्यान दो। एग्जाम में मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं रखता, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखता है कि 25 क्वेश्चन हैं, विद इन 15 मिनट करने हैं। एक क्वेश्चन को 60 सेकंड नहीं मिल रहा है, 5 4 5 सेकंड का खेल होगा एक क्वेश्चन को। उसमें पैसेज भी करने हैं, क्लोज टेस्ट भी करने हैं, तो किस तरह से करोगे? 10 20 सेकंड से ज्यादा का खेल एक क्वेश्चन के पास है नहीं, तो क्या करें? इसमें वर्ड लिखा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुता, इसका सिनोनिम पूछ रहा है। अब एक वर्ड है मेटिकुलस, एक वर्ड है इलोबरेट, एक है फ्रेंडली, एक है बैलिग्रेंट। देखो मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत ही सतर्क आदमियों से बोलते हैं, आंखें खोल के रहने वाला आदमी होता है, बहुत तीव्रता से काम करने वाला मेटिकुलस होता है। ठीक है, मेटिकुलस। मेटिकुलस एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बहुत ही जमीन से जुड़ के काम करना होता है, बहुत मेहनती आदमी होता है। देखो मेटिकुलस मेहनती को ही बोलते हैं, कई बार आपको मेहनती का भी मीनिंग मेटिकुलस दिखाई देगा। ठीक है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जो होता है। इलोबरेट का मतलब होता है व्यापक, बड़ा, विस्तार को बोलते हैं। एलोबरेट किस चीज का? विस्तार करना होता है। जब किस चीज पे हम क्या करते हैं? विस्तार करते हैं, तो एलोबरेट विस्तार करने को बोल देते हैं। तो देखो इसका तो मतलब कुछ जान नहीं रहा शत्रुता से। बैलिग्रेंट का मतलब होता है झगड़ालू। एक ऐसा आदमी जो बहुत झगड़े करता है उसे बोलते हैं बैलिग्रेंट। और फ्रेंडली आपको पता ही है। तो इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो देखो कौन सा वर्ड इसकी दुश्मनी से शत्रुता से मिलता जुलता है? कौन है भाई? बैलिग्रेंट। तो आंसर आपको मिल जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। अब तुम पूरा सेंटेंस पढ़ोगे भाई, टाइम वेस्ट मत करना। वर्ड ब्रैकेट में लिखा है, सीधा मीनिंग ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इसे पूछ रहा है, ही थिंक्स हिज न्यू प्लान विल डेलिबरेट विल अनडाउटेडली प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। वो पूछ रहा है प्रोड्यूस्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा ही परिणाम मिल जाना। इसका वो ईडियम पूछ रहा है, यानी कि ईडियम लिखा हुआ है नीचे। कौन से ईडियम का मीनिंग ये है, बस ये बताना है कि कौन सा ईडियम इसमें से ऐसा है जिसका मीनिंग ये होगा। देखो क्या लिखा है, सॉर ग्रेप्स, खट्टे अंगूर है, तो अंगूर खट्टे हैं, कहानी सुनी होगी आपने। वहां तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है, तो गलत हो गया। गो पियर शेप्ड, पियर शेप्ड होता है ये जो, मतलब पियर जैसी शेप का हो जाना। और पियर शेप्ड, और एक है गो सके लेमन, ये कोई ईडियम नहीं है। हालांकि ये ईडियम बन जाता है कई बार, गो सके लेमन यानी कि किसी चीज के कड़वे अनुभव लेने को बोलते हैं। और गो पियर शेप का मतलब होता है पियर जैसी शेप का बन जाना, ये भी कोई ईडियम नहीं है। वर्ड जाएगा बियर फ्रूट, फल भोगना। फल भोगना, किसका फल भोगना? अपने परिश्रम का, जो आपने मेहनत की है उसके फल भोगने को बियर फ्रूट बोलते हैं। कि आपको फल मिलेगा, फल प्राप्त होना, फल प्राप्त होना। तो वही तो कह रहे हैं, आपने जो काम किया है उसका एक रिजल्ट जो आप चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस हो, यानी कि जो चाहते हैं वैसा ही हो। तो बियर फ्रूट का मीनिंग होता है प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। आप बिल्कुल वैसा ही फल भागें जैसा आपने काम किया है। क्लियर है? और देखते हैं नेक्स्ट, आइए। इनकरेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है, शेडो रिफ्लेक्ट स्कैरी। देखो साफ साफ दिख रही है, SCARI नहीं होता है, वर्ड होता है SCARY। स्कैरी का मतलब होता है डरावना। तो यहाँ वर्ड तो यही जाएगा, इसमें तो कुछ सरदर्दी है ही नहीं, स्कैरी।
यही वर्ड इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी इसमें, और इसमें से पूछ रहा है वो एरर कौन से सेंटेंस में जाएगी, ग्रामेटिकल एरर। तो देखो इसके लिए ध्यान रखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए ना तो इसके ऑप्शंस, क्योंकि पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है तो नेचुरल सी बात है यहाँ ऑप्शंस में शफल कर रखे होंगे ऊपर नीचे, तो इससे पढ़ने से अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि ये सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा, द हैप्पी एक एडजेक्टिव है, एंड चीयरफुल फिर एक एडजेक्टिव है, तो एक एडजेक्टिव ये रहा, एक एडजेक्टिव ये रहा, नाउन हो गया प्लूरल। जब अकेले आर्टिकल के साथ इस तरह से एक प्लूरल नाउन लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ 2 लड़कियों की बात चल रही है, खुशनुमा 2 लड़कियां हैं, एक हैप्पी एक चीयरफुल, 2 अलग अलग लड़कियां हैं। तो जब लड़कियां 2 हैं तो वर्ब कैसी बनेगी, प्लूरल, और आपकी वर्ब क्या लिखी है, इज, बस यही एरर है। तो इज नहीं होगा, क्या होगा, आर। तो कौन सा सेंटेंस से प्रॉब्लम जाएगी, ए पार्ट में आपको क्या करना है, आर। द हैप्पी एंड चीयरफुल गर्ल्स आर। अब ग्रामर को चेक करने का तरीका ये है, सब्जेक्ट वर्ब आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन इनको मैच करते हुए चले जाओ, आर्टिकल एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव प्लूरल नाउन, आपको आंसर मिल जाएगा प्लूरल वर्ब, खत्म। ठीक है, अब पूरा पढ़ रहे हो कि रनिंग टुवर्ड्स द आइसक्रीम कार्ट इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, यहां तक जाने की जरूरत क्या थी भाई, समझ रहे ना। यहाँ तो बार बार मेरे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को करने के लिए टाइम बचाइए। ट्रिक से क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को ग्रामर की पूंछ पकड़ के कर लो, ग्रामर से मत भागो। द एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव प्लूरल नाउन वर्ब प्लूरल, एरर मिल गई, ये आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरा काम हो गया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी कह रहा है वो एक सब्सटीट्यूट छांटना है इस वाले वर्ड का, लूजिंग माई जॉब टर्न्ड आउट टू बी, ये बीन एन नहीं है भाई, टू बी एन है, टू बी एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। जब आप जॉब को, अब देखो पूछ क्या रहा है, अंडरलाइन वर्ड गिवन सेंटेंस में, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके फिर से वो ईडीएम का मीनिंग पूछ रहा है भाई। यहाँ पे क्या है कि एक लाइन दी हुई है अंडरलाइन करके, बी एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, कि एक ऐसा बेनिफिट मिल जाना जो आपने सोचा भी ना हो, बी एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट प्राप्त करना, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलना। तो उसका ईडीएम क्या बन सकता है, देखो डायमंड इन रफ, ना ये तो नहीं होता। डायमंड इन रफ का मतलब होता है कूड़े में पड़ा हुआ हीरा, एक ऐसा आदमी जिसका सोसाइटी बड़ी गंदी है पर आदमी एक नंबर का हीरा है। ये सुना होगा ना, रफ मीन्स खराब चीजें, तो ये बंदा डायमंड है, कहाँ डायमंड है, खराब चीजों में पड़ा हुआ एक डायमंड, ऐसे बोलते हैं ए डायमंड इन रफ, तो ये तो नहीं जाएगा। मिक्स्ड ब्लेसिंग मिली जुली बातें, ये भी नहीं होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा अवसर, सुनहरा अवसर होता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ अवसर की बात नहीं चल रही है, बेनिफिट की बात कर रहा है। और ये वर्ड है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो देखने में तो आपको बुरी लग रही है पर वो अच्छी है। तो यहाँ कौन सा मीनिंग जा सकता है, उसने कहा कि मेरी जॉब चली गई लेकिन इससे मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ, तो इधर तो गई जॉब और फायदा हो गया बंदे को, तो ये वर्ड जाएगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि एक ऐसी चीज जो पहले तुम्हें लगती है बुरी, पहले बुरी पर उसका रिजल्ट आता है अच्छा, ये ध्यान रखना, वो होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो तुम्हें लगता है कि भाई साहब पेरेंट्स ने डांट दिया, हमारे पेरेंट्स तो हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी डांट इसलिए नहीं है कि आपको बेकार चाहते हैं, आपके बुरा चाहते हैं, वो आपको डांट इसलिए रहे हैं कि आपका भला हो, तो उसी चीज को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुरे के भेष में अच्छा। तो वो इतना जॉब चली गई और बंदे को बेनिफिट हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ। आगे आते हैं नेक्स्ट। क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है किसका, एंटीक का पूछ रहा है। बार बार मैं कहता हूँ इसको पूरे सेंटेंस में लिख दो या अकेले वर्ड का मीनिंग पूछ लो, अल्टीमेटली बताना तो एंटीक का ही मीनिंग है ना। एंटीक, अच्छा एंटीक का स्पेलिंग एक ये भी होता है भाई, ANTIC, ठीक है ना, इससे वर्ड्स बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। एंटीक का मतलब होता है, इसका तो मतलब होता है अजीब, एंटीक, और ये होता है प्राचीन, और इसका पूछ रहा है सिनोनिम, मॉडर्न तो प्राचीन का अपोजिट हो जाएगा, यंग से मतलब नहीं है, नॉवल कोई लैंग्वेज ही नहीं बनेगी, एंशियंट, प्राचीन का क्या जाएगा, एंशियंट, तो ऑप्शन जाएगा सी। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। ग्रामेटिकल एरर देखनी है, रुकमनी पुट, इसमें से करेक्ट सेंटेंस छांटना। तो देखो जब भी आपको 4 सेंटेंस सेम से लिखे हो, ठीक है, तो गलती मत करना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गलती मत करना कि सारे सेंटेंस अलग अलग पढ़ो, तुम फिर एरर नहीं चेक कर पाओगे।
तुम्हें क्या करना है, एक एक वर्ड को मैच करना शुरू कर दो, इसमें एक मिसमैचिंग वर्ड आपको मिल जाएगा, जैसे रुकमनी पुट, रुकमनी पुट, रुकमनी पुट, रुकमनी पुट, यहाँ तक सेम है। अब इसमें बुक लिखा है लेकिन बुक से पहले द, इसमें ए, इसमें एन, इसमें द। देखो बुक से पहले एन तो आ नहीं सकता, कॉन्सोनेंट साउंड में एन नहीं आएगा, एक खत्म। द बुक, ए बुक, द बुक। रुकमनी ने किताब रखी, कहाँ रखी, अब द और ए में चक्कर समझ लेना। ऑन द टेबल, ऑन ए टेबल। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी जाती है उसे बोलते हैं फिजिकल पोजिशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर। जैसे शी इज सिटिंग ऑन ए बेंच नहीं होगा, ऑन द बेंच होगा, तो ए टेबल हट जाएगा और ऑन एन टेबल भी हट जाएगा, आंसर जाएगा ए। आगे तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिजिकल पोजीशन समझो इसको, चीज को मैंने क्या किया, देखो यहां मैंने क्या किया, बुक से पहले एन हटा दिया, ये ऑप्शन गया, तो हमारे पास ये ऑप्शंस बच गए। और यहाँ ऑन द टेबल है, इसमें ऑन ए टेबल है, समझ रहे ना। इसमें ऑन एन टेबल है, टेबल से पहले एन आ गया, टेबल से पहले ए आ गया। जब भी फिजिकल पोजीशन होगी, फिजिकल पोजीशन के लिए द आएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, बात ही खत्म। जब भी चार ऑप्शन सेम हो, उसमें एरर बतानी हो, तो ध्यान रखना उसे चारों को पैरेलल पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिलिंग करनी है, फिल इन द ब्लैंक करना है। वो कह रहा है जो स्टूडेंट्स थे, द स्टूडेंट्स वर। अब देखो ये बी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और इसके बाद देखो यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, पनिश्ड, रेप्रिमेंडेड, पेनलाइज्ड और रिवार्डेड, सबकी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। और वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, पैसिव वॉइस में भी आ जाती है और एडजेक्टिव बन के भी आ जाता है। तो हमने कहा स्टूडेंट्स वर, अब इसमें से कोई चीज है, फॉर देयर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत की वजह से उन्हें सर्टिफिकेट और प्रेज मिली। तो देखो क्या होना चाहिए, उन्हें सर्टिफिकेट्स मिले हैं, उन्हें प्रेज मिली है मेहनत की वजह से, तो क्या होगा, पनिशमेंट तो नहीं हो रहा है भाई, किसी को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उनकी तारीफें की जा रही है, तो पनिशमेंट थोड़ी ना हो गया। रेप्रीमेंड होता है डांटना, तो डांटने भी नहीं पड़ने की। पेनलाइज्ड का मतलब भी होता है किसी के ऊपर पेनल्टी लगा देना, ये भी नहीं होगा। वर्ड जाएगा रिवॉर्डेड, रिवार्डेड। तो स्टूडेंट्स वर रिवार्डेड फॉर देयर हार्ड वर्क, रिवार्डेड आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या कह रहा है, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। वो एनालिसिस बोल दे या वो स्टडी बोल दे, किस चीज की स्टडी, ऑफ ए पर्सन्स हैंड राइटिंग, किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग का स्टडी करना है। तो देखो जहां भी हैंड राइटिंग आ जाएगा, रूट वर्ड ध्यान रखना, ग्राफ। ग्राफ मतलब किस चीज का, लेख। हैंड राइटिंग के लिए, लेख के लिए ग्राफ आएगा। तो देखो ग्राफोलॉजी, ये सही वर्ड है। न्यूमिस्मैटिक का वर्ड सही नहीं होता है, सही वर्ड न्यूमिस्मैटिक्स होता है। न्यूमिस्मैटिक का एक टेक्निकल नेम हो सकता है किसी ब्रांच का, न्यूमिस्मैटिक्स होगा। क्या कर रखा है, इतनी स्पेलिंग गलत भाई। फिलोलॉजी नहीं होगा, ये कोई स्पेलिंग ही नहीं है। कलीग्राफी हो सकता है, कलीग्राफी सुंदर लेखन होता है। अब ग्राफोलॉजी और कलीग्राफी समझ लो, कलीग्राफी होता है, ये भी लेखन है, ये भी लेखन है। लेकिन देखो बात कर रहे हैं स्टडी की, तो स्टडी का वर्ड क्या होता है, लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, ग्राफी मीन्स लेखन, तो दोनों को जोड़ दो, ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी। और कलीग्राफी, इस वर्ड का मतलब क्या है, कली मीन्स सुंदर और ग्राफी मीन्स लेखन, तो कलीग्राफी का मतलब हो जाएगा सुंदर लेख, ना कि स्टडी। तो कलीग्राफी सुलेखन है, अच्छी राइटिंग है कलीग्राफी। और ग्राफोलॉजी जो होता है ये सुलेख की स्टडी होती है, ग्राफोलॉजी, ठीक है ना। आगे ये नेक्स्ट वर्ड, ही वॉज वेरी इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव होता है जिज्ञासु, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, क्वेरीज होती हैं, तो बड़ा इनक्यूजिटिव बंदा है। क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो इनक्यूजिटिव का एंटोनिम क्या होगा। इंक्विजिटिव का एंटोनिम देखो, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है उसे इंडिफरेंट बोलते हैं, तो ये वर्ड तो नहीं जाएगा, ठीक है। अनकैनी, अच्छा इस वर्ड को समझो, ये क्या है भाई, INDEX, इनडिक्सरमाइनेट, ये वर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी इन्होंने फिर यहाँ पे, ये फिर गलत स्पेलिंग है, क्या करें भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसमें कौन सा वर्ड, अनकैनी। अनकैनी जो वर्ड होता है, देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इंटेलिजेंट, ये तो बुद्धिमान है, ठीक है ना। इनडिफरेंट उदासीन है, और एंटोनिम पूछ रहा है इसका इनक्यूजिटिव का, और ये वर्ड है अनकैनी। देखो अनकैनी एक ऐसा आदमी होता है जो अननेचुरल बिहेवियर करता है, एक ऐसा आदमी जो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, वो अनकैनी होता है, बिगड़ैल होता है। अब इसमें कई बच्चे गलत करके आए थे मीनिंग जो भी होता है, ठीक है। लेकिन हम एग्जैक्ट अपोजिट पूछ रहे हैं इसका, तो इंटेलिजेंट भी नहीं जाएगा, अनकंट्रोल, तो भाई इसका तो इनडिफरेंट ही होगा,
इसका जाएगा इंडिफरेंट। देखो इंक्विजिटिव क्या होता है, जिज्ञासु, एक ऐसा आदमी जो बड़ी जिज्ञासाएं रखता है। तो इंडिफरेंट क्या होगा, उदासीन, उस पर फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके लिए तुम सही बताओ गलत बताओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो होता है उदासीन। ये वर्ड जाएगा इनडिफरेंट, उदासीन को बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आइए। राहुल इज वेरी नोटी एज ही इज द यंगेस्ट सिबलिंग बिटवीन, करेक्ट, ग्रामेटिकल करेक्ट छाटना है। फिर से 4 सेंटेंस सेम आ गए तो चेक करो। राहुल इज, राहुल इज, राहुल इज, राहुल इज, सेम है। वेरी नोटी, वेरी नोटी, वेरी नोटी, वेरी नोटी, यहां तक भी सेम है। एज ही इज, एज ही इज, एज ही इज, एज ही इज, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द यंगेस्ट, द मोस्ट यंग ना, यंग का सुपरलेटिव क्या है, यंगेस्ट, तो मोस्ट यंग तो नहीं होगा। द यंगेस्ट, द मोस्ट यंग, दो तो यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है सिबलिंग बिटवीन, अब ए और सी में चेक करना है। सिबलिंग बिटवीन, सिबलिंग अमंग, कितने हैं, 3 भाई हैं, तो 3 भाइयों के लिए क्या आएगा, अमंग। तो ऑप्शन मिल गया ना आपको। यहां पर जो ऑप्शन एक बच्चे ने उस पर बी कर दिया, सी कहते भाई इस वर्ड को जो ना सेम मैच कर लो, ऑप्शन जाएगा सी, क्योंकि भाई 3 हो गए, 3 के लिए अमंग आएगा। जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो पैरेलल पढ़ लो, आपको एक वर्ड मिल जाएगा जो मिसमैच हो रहा है, वही आपका सेंटेंस का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग छांटनी है। डिसअपॉइंटमेंट, बिगिनर, BEGINNER, ये स्पेलिंग गलत है, डबल एन बनाना पड़ेगा, बिगिनर, ठीक है ना, बिगिनर। ये क्या किए भाई, ये तो स्पेलिंग PIPIN भी होती है, पिपिन, ये भी होती है, ये भी होती है। वे यार, डिसअपॉइंटमेंट भी सही है, मैंने भी सही है, पिपिन ये भी ठीक था। अब ये बिगनर, BEGINNER, बिगनर। चलो नेक्स्ट आइए। 88, एक दो क्वेश्चन में गलत कर दिया इन्होंने, गड़बड़। आर यू श्योर दैट यू कांट इवन राइट ए सिंगल सेंटेंस प्रॉपरली, तो सेंटेंस का स्पेलिंग वो करेक्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो सेंटेंस का स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, SENTENCE, ये वर्ड गलत है, सेंटेंस, ठीक, आसान है। नेक्स्ट आइए। माहोश्वरी जो भी है, माहोश्वरी इज 3 years जूनियर। देखो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जितने भी ये लेटिन कंपैरिजन होते हैं, IOR वाले शब्द होते हैं। IOR कौन से होते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ठीक है ना, इन सब के साथ क्या यूज होता है, टू। तो देखो आपने क्या यूज किया, जूनियर देन, नहीं आएगा। यहाँ भी जूनियर देन लिखा है, ये जूनियर टू, ये जूनियर देन नहीं होगा, जूनियर देन नहीं होगा, सिंपल वर्ड जाएगा जूनियर टू। एक प्रिपोजिशन का खेल है यहाँ पे सारा, जूनियर टू। जूनियर, सीनियर, एल्डर, सुपीरियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रिफरेबल, इन सब के साथ कभी भी देन नहीं आता है, हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है, वन वर्ड पूछ रहा है, द ब्रांच ऑफ, ये भी स्टडी होती है, शाखा है पढ़ने की, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, भौतिक, ये भूगोल होता है, उसकी एक शाखा है जिसमें हम पढ़ते हैं, फिर भी स्टडी आ गया ना, जिसमें हम पढ़ते हैं माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, पहाड़ और उसकी फॉर्मेशन को पढ़ा जाता है, तो क्या बोलते हैं उसमें, अंथोग्राफी कुछ नहीं होता, मिथोग्राफी, इसमें हम मिथ्स पढ़ते हैं, झूठी काल्पनिक कहानियां पढ़ते हैं, जो किसी ने कुछ भी बोल दिया वो पढ़ लेते हैं, मिथोग्राफी भी नहीं आएगा। ओरोग्राफी और पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, पेलियोग्राफी में क्या होता है, जो पुराने लेख लिखे होते हैं ना, जैसे अशोक ने कुछ लिख दिया और अशोक स्तंभ पे कुछ लिख रखा है, तो वो स्टडी होती है पेलियोग्राफी, उसे पेलियोग्राफी कहा जाता है। कि पुराने जो लेख लिख रखे हैं राजाओं महाराजाओं ने, शिलालेख सुनोगा आपने, वो पेलियोग्राफी में आते हैं। तो जब माउंटेन्स की स्टडी होती है उसे बोलते हैं ओरोग्राफी, ओरोग्राफी, ये पर्वत अध्ययन होता है, पर्वत अध्ययन, ओरोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला, अजीत गोट टू वर्क, अजीत काम पे गया, अर्लीस्ट देन, गिवन सेंटेंस में एरर बताना है, अर्लीस्ट देन, अर्लीस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, साथ में क्या लिखा, देन, आ ही नहीं सकता, तो अर्लीस्ट देन गलत है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं आगे एवरीवन एल्स भी लिखा है, तो अर्लियर कर लीजिए, करना ही है तो क्या कर सकते हैं, अर्लियर देन कर सकते हैं, अर्लियर देन, ये एरर बन जाएगा। नेक्स्ट, अनुपमा वॉज वेरी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा मेहनती होता है, एंटोनिम पूछ रहा है मेहनती का, तो लेजी, आलसी हो सकता है, लेबोरियस, तो इसका सिनोनिम होगा मेहनती का, सिनोनिम मेहनती हो जाएगा तो नहीं जाएगा। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस एक ही वर्ड है, ये भी नहीं जाएगा।
इंटेंस, इंटेंस होता है तीव्रता किसी चीज की, तो ये भी नहीं जाएगा, तो वर्ड क्या जाएगा, लेजी। यहाँ पे लेजी वर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए। आई बॉट ए बट इट इज, देखो मैंने एक खरीदा, तो ए तो नाउन हो गया, आर्टिकल से, तो आर्टिकल होगा, नाउन आएगा, ठीक है ना। तो कैन, केन, कैन, कैन, चिप, चीप, चीप। अब चीप तो एडजेक्टिव हो गया ना, तो देखो यहाँ चीप तो आ नहीं सकता, तो वो कह रहा है कि मैंने एक खरीदा और ये बड़ा चीप था, तो आई बॉट ए चिप एंड इट इज चीप, ये जाएगा। मैंने एक चिप खरीदी और ये बड़ी सस्ती थी, तो आई बॉट ए चिप एंड इट इज चीप, सी ऑप्शन जाएगा। क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए। द कंसर्ट, कंसर्ट एक प्रोग्राम वगैरह होता है, वॉज ड्यू टू द बैड वेदर, उसने कहा कि मौसम बड़ा खराब था, इसलिए कंसर्ट को क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। क्यों करेंगे भाई, जब मौसम खराब है तो सेलिब्रेट कौन करेगा, उसे बंद करेंगे। कमेंस्ड होता है शुरू करना, जब मौसम खराब था तो आपने कंसर्ट शुरू कहाँ कर पाओगे, कंटिन्यूड जारी रखा, कैंसिल्ड आएगा, कैंसिल्ड। कंसर्ट को कैंसिल कर दिया गया खराब मौसम की वजह से, कंसर्ट वाज कैंसिल्ड। नेक्स्ट आइए। रोहित शर्मा इज बेटर देन मोर अदर बैट्समैन, तो देखो बेटर बैट्समैन एज गुड एज, इसमें मतलब बेटर देन मोर अदर, देखो आपने यूज किया बेटर, यहाँ पे लिखा मोर, ऐसे नहीं यूज होता है। जब भी तुम देन लिखे हो तो आप तो सिंपल ये छोड़ दीजिए, बेटर देन अदर बैट्समैन, या तो इतना छोड़ दीजिए। तो बेटर बैट्समैन, आगे तो हम इन द वर्ल्ड तो बोल नहीं सकते बेटर बैट्समैन, तो फिर बेस्ट बैट्समैन बोलना पड़ता। जब मैं, भाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मुझे पूरा हटाना है, ठीक है ना, तो रोहित शर्मा इज बेटर बैट्समैन नहीं हो सकता था, फिर होता द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो ये नहीं जाएगा। एज गुड एज द मोस्ट, ये भी नहीं होगा। द बेस्ट, बीन, बीन की कोई फॉर्म सेंस ही नहीं बनेगी, तो बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन, कि ज्यादातर बैट्समैन से बेहतर है, बेटर देन मोस्ट अदर। मोर अदर नहीं होता है, मोस्ट अदर आ सकता है या एनी अदर आ सकता है, ध्यान रखना, तो एनी अदर आएगा या मोस्ट अदर आएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये क्लॉज टेस्ट है, इसको चेक करो भाई ध्यान से एक बार। क्लॉज टेस्ट का तो बार बार एक ही फंडा है, क्लॉज टेस्ट भाई पढ़ के ही होगा, ये बिना पढ़े नहीं होगा। क्या कह रहा है, कंप्यूटर जो है ये बन सकते हैं, कैन बिकम, ये बन सकते हैं ए थ्रेट, एक मुसीबत बन सकते हैं कंप्यूटर आदमी के लिए। इट कैन, ये क्या कर सकता है, हिज सर्वाइवल, हिज मतलब आदमी के सर्वाइवल के लिए और प्राइवेसी के लिए क्या कर सकता है, बताइए। जब हम, मैं वहां पे थ्रेट बता रहा हूँ, नेगेटिव पैसेज जा रहा है, तो ये आदमी के सर्वाइवल और उसकी प्राइवेसी के लिए क्या कर सकता है, एंडेंजर कर सकता है। एंडेंजर, प्रोटेक्ट तो नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, बदलने वाला होता है। और कैन वर्ब, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ब होती नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं। एन कॉर्पेरेपो, ये कोई वर्ड ही नहीं है, तो वर्ड क्या जाएगा, एंडेंजर। इट कैन एंडेंजर हिज सर्वाइवल, ये व्यक्ति के सर्वाइवल, उसकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। इट ऑल्सो ऑफर्स एक्सीलेंट एनकरेजमेंट, ये एक एक्सीलेंट एनकरेजमेंट, उत्साह को लेके आता है, फॉर अनएथिकल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिससे बिना सिद्धांतों के बातें, असैद्धांतिक और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, इससे क्रिमिनल्स क्राइम कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। फिर कह रहा है इट कैन द अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी भी ला सकती है, प्रॉब्लम एज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स प्रीफर द कंप्यूटर्स, इससे बेरोजगारी भी आ सकती है। अब बेरोजगारी आ सकती है कैसे, कैसे कंट्रोल तो नहीं करेगा, क्योंकि वो कह रहा है जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो नौकरी देने वाले लोग होते हैं, वो कंप्यूटर प्रीफर करते हैं, एंड कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स प्रीफर करते हैं टू ह्यूमंस, ह्यूमन के मुकाबले में, वो ह्यूमन के मुकाबले में कंप्यूटर और रोबोट प्रीफर करते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनके बड़े प्रत्यक्ष से कारण होते हैं, उनके अपने ही रीजन है, उन रीजन की वजह से वो कंप्यूटर या कंप्यूटर से चलने वाले रोबोट्स लेते हैं, आदमी नहीं लेते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को क्या कर देगा, कंट्रोल नहीं, इंप्रूव नहीं, बीट, वर्जन, वर्जन आएगा, और बदतर कर देगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो दुनिया में पहले ही इतना है, ये और हालत खराब कर देगा। इट कैन वर्जन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बीट नहीं होगा, बीट का तो मतलब हो गया अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपने बीट कर दी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आपने खत्म कर दी, खत्म थोड़ी कर दी, बद से बदतर कर दोगे इस कंप्यूटर की वजह से। आगे क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज फैसिलिटी है, जो इसकी सुविधाएं हैं सूचनाओं को संग्रह करने की, उससे क्या होता है, कंप्यूटर प्रोवाइड्स, जो कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है, जो कंप्यूटर हमें देता है, इस इंफॉर्मेशन स्टोर करने की फैसिलिटी जो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, हैज टू कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, हैज टू।
अब हैज़ टू क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ला सकता है, स्टोर्ड तो सारी हो ही रही है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व लेड आएगा, लीड का मतलब होता है ले जाना, तो ये व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लेके जा सकता है अबाउट इंडिविजुअल, व्यक्तिगत पर्सनल स्टोरेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन डेटा बैंक बाय सेवरल एम्प्लॉइंग एजेंसीज, बहुत सारी जो सेवरल एम्प्लॉइंग एजेंसीज हैं उनके थ्रू वो अपने जो व्यक्तिगत डेटा है उसको भी लेके जा सकता है। और इफ केयर इज नॉट एक्सरसाइज, और अगर परवाह ढंग से नहीं की गई, इनको ढंग से हैंडल नहीं किया गया, द डेटा गैदरिंग, ड्यूरिंग द डेटा गैदरिंग, ड्यूरिंग द डेटा गैदरिंग मतलब डेटा को इकट्ठा करते समय अगर इसको एक्सपीरियंस सही से नहीं किया गया, इसकी केयर नहीं की गई सही से, तो डाटा इंटेग्रिटी, जो डाटा की विश्वसनीयता है में सफ़र, उसके साथ पंगे हो सकते हैं, उसके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो डेटा की जो इंटीग्रिटी है, विश्वसनीयता है, उसके साथ दिक्कत आ सकती है अगर इसे सही से केयर नहीं किया जाता तो। और इससे क्या होता है, दैट इज क्वेश्चनेबल, प्रश्न उठ जाता है, इम्परफेक्ट मेथड, ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मे बी ये वर्ड नहीं है, एम्प्लॉयड होना चाहिए था। एज ए रिजल्ट इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा, इससे क्या होता है, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा मे बी स्टोर्ड, गलत इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है। एंड दिस, और इससे क्या होगा, बिकम ए परमानेंट सोर्स एंड यूज्ड फॉर एनी गिवन पर्पस, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सही तरीके से आपने डेटा इंस्टॉल नहीं किया तो उससे गलत इंफॉर्मेशन इंपैक्ट कर दी जाए और वही इंफॉर्मेशन फिर हर जगह चलती चली जाएगी। एंड दिस, सारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, मे, एंड दिस मे बिकम, और इससे क्या हो सकता है ये सोर्स परमानेंट बन जाए, गलत इंफॉर्मेशन डलगी और वही इंफॉर्मेशन लोग फिर आगे पढ़ते चले जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए, बाकी गुरुकुल के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, श्योर 60 को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और अपना और यूट्यूब पे। और कल मैं नई क्यूआईपी के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।